कहाँ था रे इतने दिन से? हैं? घर गया था? लाइव में ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई दोस्तों, एक बार बताओ आप। राधे राधे जी। 20। अभी अकाउंटिंग की क्लास हुई है? पृथ्वी, ऑफिस में ना मेरी पानी की बोतल रह गई है, वो ले आना उठा के एक बार। कैबिन में रखी है। चले भाई शुरू। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। डेट ऑफ इनवॉइस, अगर इनवॉइस बना दिया गया है तो। और मैक्सिमम डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस, अगर इनवॉइस सप्लायर ने नहीं बनाया तो। और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज। एडवांस पेमेंट होगी तो नोटिफिकेशन 66/2017 के हिसाब से गुड्स के केस में किसी तरह का कोई लाइबिलिटी टू पे टैक्स अराइज नहीं होता है। डेट ऑफ इनवॉइस शैल बी द डेट जिसके ऊपर क्या होगा, जिसके ऊपर क्या होगा, टैक्स पे करने का लाइबिलिटी आएगा। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था, एनालिसिस यहां तक कंप्लीट हो गया था। छोटी मोटी दो तीन चीजें और हैं, जैसे अगर मान लीजिए एक केस है, छोटा सा केस है, यहां पे एनालाइज करना एक बार आप लोग। ये वाला देखना एक बार, ऐसे ही देखो भाई, तो सीधे बैठो आप। मतलब एक तो मूड नहीं ठीक है, और थोड़ा मतलब पढ़ लो आज, है ना? हाँ, मतलब समझाने का मन नहीं है, ठीक है? हाँ, चलिए। तो सिचुएशन है, वहां का टिकट कैसे बनवा लिया? वहां का टिकट कैसे बनवा लिया आज? है सीट तो। कॉर्नर है ना, एक्सट्रीम कॉर्नर है तेरे लिए, बता बनवा देते हैं। वो तो मेरे को पता है, तो कॉर्नर पे ही बैठता है, जहां भी बैठता है कॉर्नर पे ही बैठता है, तो वो तो पता है मेरे को। वो तो तेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आ, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हो? चलो। हाँ, हाँ यही तो, इसी तो कह रहा हूँ, पृथ्वी को ही तो कह रहा हूँ। कुलदीप? अरे नहीं, वो कहाँ बोलता है यार कुछ, सीधा आदमी है। चलो सुनो। तो
कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है। कंटिन्यूअस सप्लाई का मतलब क्या होता है भाई? बताओ। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का कोई एग्जाम्पल दो आप मेरे को, और कोई बढ़िया एग्जाम्पल दो एकदम नियर बाय जो आप रोज देखते हो। यस, बहुत बढ़िया, दिल जीत लिया लड़के ने। यही एग्जाम्पल देने वाला था मैं। वो दिन में हर रोज सुबह 9 बजे पानी लेके आता है और महीने के 30 दिन लाता है, ठीक है? तो उसकी जो सप्लाई है वो कंटिन्यूअस सप्लाई है। दूसरा एग्जाम्पल, आप में से कितने बच्चों के घर पे जो एलपीजी आती है वो पाइपलाइन के थ्रू आती है? पाइपलाइन के थ्रू आती है, ठीक है? तो पाइपलाइन लगी हुई है। देखो, पाइप एलपीजी दो तरीके से आती है ना, एक तो सिलेंडर में आती है और एक आती है पाइपलाइन के थ्रू। उसमें सिलेंडर का झंझट खत्म, ठीक है? तो उसके थ्रू आती है, पाइपलाइन के थ्रू आती है। तो महीने में वहां से एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आता है, ठीक है? जो कंपनी के थ्रू सप्लाई आती है वो कंपनी महीने में एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट निकाल के भेजती है। वही जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की डेट होती है वही होती है डेट ऑफ इनवॉइस। तो अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट जिस दिन उन्होंने वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दिया होगा, उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। जैसे मेरे घर पे हर महीने की 2 तारीख को स्टेटमेंट आता है, ठीक है? तो हर महीने की 2 तारीख को स्टेटमेंट आता है, तो एवरी मंथ 2 तारीख को स्टेटमेंट आता है और उसकी ड्यू डेट 5 तारीख होती है। ऐसे रहता है कि भाई 5 इज द ड्यू डेट, तो पेमेंट आपको इस डेट पे करना है। तो डेट ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट और डेट ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट तो गुड्स के केस में है ही नहीं। तो अकाउंट स्टेटमेंट कब आया जरा चेक करना। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट। भाई सक्सेसिव क्यों बोल रखा है? सक्सेसिव क्यों बोल रखा है? क्योंकि सक्सेसिव इसलिए बोला क्योंकि सक्सेसिव मतलब वो एक के बाद एक आता है। अच्छा, ये वीकली भी आ सकता है, 15 दिन में एक बार भी आ सकता है, मंथली भी आ सकता है, क्वार्टरली भी आ सकता है, 6 मंथ में एक बार भी आ सकता है, इस तरीके से। तो वेयर द सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सक्सेसिव पेमेंट आर इन्वॉल्व, द इनवॉइस शैल बी इशूड, invoice shall be issued before or at the time of each statement is issued, or as case may be each payment is right। तो या तो अकाउंट स्टेटमेंट या पेमेंट। मान लो अकाउंट स्टेटमेंट नहीं आया, आप सक्सेसिव पेमेंट करते जा रहे हो, तो आपने सक्सेसिव पेमेंट जब भी करा तो डेट ऑफ पेमेंट उस केस में आ जाएगा। अच्छा, एडवांस का मैटर तो है नहीं यहाँ पे। हाँ, आपने कुछ एडवांस दिया तो उसमें नहीं, जब उसके लिए क्या बनेगा? इनवॉइस बनेगा, राइट? तो अकाउंट स्टेटमेंट या सक्सेसिव पेमेंट, सक्सेसिव अकाउंट स्टेटमेंट या सक्सेसिव पेमेंट, जो भी हो रहा है उसके हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई निकाल लेंगे। एक और है लास्ट में 31(7), इसको भी समझ लो एक बारी। यहां क्या लिखा है? क्या लिखा है साहब? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 वेयर द गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल। क्या लिखा है? Notwithstanding anything contained in subsection 1। subsection 1 में क्या लिखा था? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विचएवर इज। डेट ऑफ पेमेंट को नोटिफिकेशन से दबा दिया तो डेट ऑफ इनवॉइस विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। सो दिस ये जो सेक्शन है, दिस सबसेक्शन गिविंग ओवरराइडिंग इफेक्ट टू सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 ऑफ व्हाट? सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 31। सेक्शन 31 में आपने सबसेक्शन 1 में 2 डेट्स कैलकुलेट करी थी। थोड़ा कनेक्ट करना यार प्लीज एक बार इसको ना। आपने 2 डेट्स कैलकुलेट करी थी, ठीक है? एक आपने डेट कैलकुलेट करी थी रिमूवल ऑफ गुड्स और एक आपने कैलकुलेट करी थी डिलीवरी ऑफ। याद आया? ये कौन सी डेट थी? आपकी इनवॉइस इशू करने की लाइबिलिटी की डेट थी। क्या थी?
आपके इनवॉइस इशू करने की लाइबिलिटी की डेट थी भाई। अगर या तो तूने इनवॉइस इशू कर दिया, संगमेश कहां था भाई इतने दिन से, क्या हो गया है? नहीं बुखार आया है, अभी ठीक है? घर गया था क्या तू? इधर ही था? ओके ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि भाई या तो आप इनवॉइस इशू कर दो, या आपकी लाइबिलिटी टू इश्यू कब है, तो रिमूवल के टाइम पे डेट ऑफ रिमूवल, और डिलीवरी के टाइम पे डेट ऑफ डिलीवरी। आपका जो 31/7 है वो ओवरराइड कर रहा है किसको? 31/7 ओवरराइड कर रहा है किसको? 31/1 को। कह रहा है वो रिमूवल और डिलीवरी का झंझट नहीं होगा। कब नहीं होगा? आपने जब गुड्स भेजे होंगे अप्रूवल बेसिस पे, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सीए फाउंडेशन में ये चैप्टर है नहीं? एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट सीए फाउंडेशन में आप गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो, करते हो क्या? अच्छा पुराने सिलेबस में था, अभी न्यू वाले से हट गया, कंसाइनमेंट और गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस हट गया। तो मतलब आपने गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का एडजस्टमेंट पढ़ा है? कौन से चैप्टर में पढ़ा है? फाइनल अकाउंट में? फाइनल अकाउंट इन्वेंट्री में पढ़ा है? हाँ बस उतना ही तो था, मेरे को उतना ही तो जानना था, और तो मेरे को चैप्टर थोड़ी जानना है। तो आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करी है? एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा थोड़ा समझते हैं बात को ना। रुको रुको रुको, आप जो कह रहे हो मैं उसको यहां लिखता हूं एक बारी। एक बंदा है मिस्टर ए, सप्लायर है। और एक है मिस्टर बी, ये डीलर है। ए ने बी को क्या भेजा? गुड्स भेजे। और बी को कहा भाई माल भेज रहा हूं, देख लियो, ठीक लगे तो रख लियो और बेच लियो। अप्रूवल बेसिस पे माल भेज दिया। माल आया बी के पास। नाउ बी इज हैविंग टू ऑप्शंस। बी देख के रिजेक्ट कर सकता है, कर सकता है भाई, और एक्सेप्ट भी कर सकता है। एक्सेप्ट करेगा तो भाई सेल बनेगा, और रिजेक्ट करेगा तो, रिजेक्ट करेगा तो सेल बनेगा, सेल्स रिटर्न बनेगा। क्या बनेगा साहब? पक्की बात, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और अगर कुछ भी नहीं करेगा तो? कुछ भी नहीं करेगा तो नोटा दबा दिया। क्या टाइम दिया हुआ है आपने कुछ? कितना टाइम दिया आपने बताओ? डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीमेंट, विद इन अ मंथ या तो तू रिजेक्ट कर दे, सेल्स रिटर्न कर दे, और या तो तू इसे एक्सेप्ट कर ले। अच्छा, जब तक रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस नहीं आता तो इसे आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री माना जाता है क्या? भाई अकाउंटिंग चेक कर लेना एक बार को, मतलब गड़बड़ नहीं होना चाहिए। किस अकाउंटिंग में यू गाइस आर प्रो, तो आई एम सिंपली सेइंग कि बन सकती है क्या बात? वो आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा, कॉमन सेंस है भाई। जब कुछ भी नहीं है तो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, किसी और के यहां पड़ी है, आपका माल किसी और के यहां पड़ा है, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, जो गुड्स तुमने अप्रूवल बेसिस के लिए भेजे थे, सप्लाई किए थे, वो गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करोगे? सर टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल फंडा है, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ये रूल नहीं बदल सकता, ये ध्यान रखना। क्या ये रूल बदल सकता है? तो सर रूल तो नहीं बदल सकता। रूल क्या रहेगा? रूल रहेगा सेम, रूल चेंज नहीं होगा।
एक मिनट दोस्तों, हाँ जी, यहां तक एकदम क्लियर है बात। अब रूल तो नहीं बदलेगा, रूल तो सिंपल है, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट का कोई रेलेवेंस है नहीं, नोटिफिकेशन 66 से, तो डेट ऑफ इनवॉइस कौन सी डेट को मानेंगे। अब डेट ऑफ इनवॉइस अगर हम मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे 31/7 नहीं होता, थोड़ा ध्यान देना प्लीज, बहुत आसान है, समझ आ जाएगा। 31/7 अगर नहीं होता तो क्या होता, 31/7 नहीं होता तो हम 31/1 जनरल प्रिंसिपल से निकालते, उसी से निकालते, और उसमें लिखा था डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ डिलीवरी। तो मेरे यहां से जैसे ही गुड्स रिमूव हुए होंगे या डिलीवर हुए होंगे, भाई मेरे यहां से वो खुद आके लेके गया होगा। जनरली क्या होता है, मैं रिमूव करता हूं, अप्रूवल बेसिस में रिमूव करता हूं, तो डेट ऑफ रिमूवल मेरी डेट ऑफ इनवॉइस मानी जाती। लेकिन डेट ऑफ रिमूवल पे तो वो मेरी सेल थी ही नहीं ना, मैंने तो गुड्स भेजे थे अप्रूवल बेसिस पे, यानी कि डेट ऑफ रिमूवल का रेलेवेंस यहां पे नहीं हो सकता है। इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए चलना। अब इंडस्ट्री में मैं इसको डेट ऑफ रिमूवल को रेलेवेंट नहीं मान सकता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक नया प्रोविजन बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो एक न्यू प्रोविजन बनाया गया, एक नया सिस्टम बनाया गया फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। पहले मुझे बताओ, ये बैठ गया दिमाग में यहां तक, व्हाट इज दैट प्रोविजन इज। आइए देखिए, बहुत आसान है, एक बार आप खुद से बैरेक्ट को रीड करो, खुद से आराम से रीड करो। अच्छा मुझे बताओ, इंटेंट समझ आ गया, ये नया लॉ बनाने का, ओवरराइड करने का इंटेंट भी समझ आ गया। पढ़ो, वेयर द गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न आर रिमूव्ड बिफोर द सप्लाई टेक प्लेस, द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। या तो इनवॉइस इशू हो गया होगा, हाँ जी, whenever you are removing the goods, तो या तो तुमने इनवॉइस बना दिया होगा, और या तो तुमने इनवॉइस नहीं बनाया होगा। नहीं बनाया होगा तो तुम्हारी लाइबिलिटी टू इशू इनवॉइस कब आती है, 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज। सर एक बार एग्जाम्पल से समझाओ, आज आपके गुड्स निकल गए 13 अगस्त को, और आज आपने इनवॉइस नहीं बनाया, ठीक है, तो अब 13 अगस्त से डेट ऑफ रिमूवल से 6 मंथ की काउंटिंग शुरू करेंगे। 13 सितंबर, 13 सितंबर, 13 अक्टूबर, 13 नवंबर, 13 दिसंबर, 13 जनवरी और 13 फरवरी, आया ना। तो अगर आपको अप्रूवल आ गया, विद इन दीज टाइम अप्रूवल आ गया, तो उसको ले लेंगे, अदरवाइज क्या लिखा है, टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी, क्या मानेंगे, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ, तो डेट क्या मान लेंगे, 13th ऑफ फेब को हम क्या मान लेंगे। देखो, या तो आप इनवॉइस बना दो, इनवॉइस बना दो, बहुत अच्छा है, नहीं बनाया तो 6 मंथ, ठीक है, आसान था, बोलो ना, खत्म। एक बार यहां से केस देख लेंगे नीचे से, ये वाला केस यहां से देखेंगे एक बार, ये सब तो हमने कर लिया था ना, अरे बोलो ना, ये सब हो गया था, हेलो, हो गया था। अच्छा एक बार इधर आओ जरा, ये कौन सा केस है, 12/2 इनवॉइस वाला। चलो इलस्ट्रेशन बाद में, पहले एक बार ये सप्लाई वाला केस देखेंगे जो अप्रूवल बेसिस पे गया है। रिवर्स चार्ज फिर आगे हम तो कहाँ है, किधर है, किधर है, ये है क्या, ये रहा, ये रहा भाइयों, ये रहा, देखना क्या लिखा है, इन केस ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बिफोर और एट द टाइम ऑफ, और 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ विच एवर इज
अर्लियर। भैया तो तुमने बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई जिस दिन आप भेज रहे थे उस दिन कर दिया, नहीं करा 6 मंथ वेट करेंगे और 6 महीने बाद का ले लेंगे। डन है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बच्चों जल्दी से। एक छोटा सा केस और है, आप जरा एक बार उस केस को इस एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन 1 से पढ़ेंगे, देन आई एम मूविंग टू वाउचर्स का और बाकी का, फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अलग से कराऊंगा बाद में। फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो। मशीन हैज टू बी सप्लाइड एट साइट, इट इज डन बाई सोर्सिंग वेरियस कंपोनेंट फ्रॉम वेंडर्स एंड असेंबलिंग द मशीन एट साइट। मशीन की असेंबली कब कर रहे हैं? साइट पे कर रहे हैं, आया ना। डिटेल ऑफ द वेरियस इवेंट्स दे रखा है। 17 सितंबर को परचेज ऑर्डर आया, 50,000 रुपए का एडवांस आया। माल कितने का था? 12 लाख का। एंड ड्यूली मेड द सेलर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंट्री भी हो गई। 20 अक्टूबर को मशीन असेंबल हुई, साइट पे टेस्ट हो गई और एक्सेप्ट कर ली किसने? बायर ने। 23 अक्टूबर को इनवॉइस रेज हुआ। इनवॉइस कब रेज हुआ? 23 अक्टूबर को रेज हुआ और 4 नवंबर को बैलेंस पेमेंट आया। गाइज एक मिनट, पहले तो मुझे ये बताओ, ये 12 लाख रुपए की मशीन है, 50,000 और 11,50,000, 50,000 और 11,50,000, क्या इनकी दोनों की ट्रीटमेंट अलग अलग करोगे या इकट्ठी करोगे? इकट्ठी करेंगे क्योंकि एडवांस नोटिफिकेशन 66 में दब जाता है। तो 12 लाख रुपए का टाइम ऑफ सप्लाई आप कब मानोगे? डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इनवॉइस आपकी क्या है? 23 अक्टूबर। लेकिन आपने मशीनरी डिलीवर कब करी? पक्की बात है। तो 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर डेट ऑफ पेमेंट का कोई रेलेवेंस है ही नहीं, क्योंकि वो इनवॉइस की डेट के बाद हुई है। तो जब भी डेट ऑफ पेमेंट इनवॉइस की डेट के बाद होती है उसका कोई रेलेवेंस। तो एक बात बताओ, इनवॉइस कब रेज हो जाना चाहिए था? 20 अक्टूबर को। रेज कब हुआ? 23 अक्टूबर को। इसका भी कोई रेलेवेंस? बताइए टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी 17 सितंबर और 20 अक्टूबर। क्या होगा बताओ? 17 सितंबर नहीं हो सकता है। 17 सितंबर पे सिर्फ और सिर्फ क्या आया है? एडवांस आया है। डन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आ जाइए प्लीज, एक बार रीड आउट करिए, एनालाइज करिए पूरा क्या लिखा हुआ है। आंसर में देखिए क्या लिखा हुआ है। पूरा केस एनालिसिस हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। जल्दी से पढ़ो। सेम बात लिखी है। टीओएस क्या माना गया है? बोलो ना यार। 20 अक्टूबर माना गया और 20 अक्टूबर शुड बी द डेट। बोलो बच्चों, कंफर्म? चलिए जी साहब, इलस्ट्रेशन 2। गैस इज सप्लाइड बाय अ पाइपलाइन टू द रेसिपिएंट. Supply is to be made for the period of 1 year. Monthly payment are made on the by the recipient as per the contract. Detail of the payment are made as under. 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर पेमेंट आई 2 लाख रुपए की ईच मंथ. डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्स. सर सीधा 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर, खत्म बात. अरे बोलो, तीनों केस में जिस जिस डेट पे क्या हुआ होगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? इसी डेट पे इनवॉइस रेज हुआ होगा और इसी डेट पे क्या हुआ है? टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा. पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं, आसान था. कंटिन्यूअस सप्लाई का केस था, तो कंटिन्यूअस सप्लाई में हमने क्या पढ़ा था? जैसे जैसे इनवॉइस रेज करोगे, जैसे जैसे पेमेंट करोगे, वैसे वैसे हम आपका क्या मान लेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे. चलिए सर पढ़िए जरा एक बार. बजरंग प्राइवेट लिमिटेड को बजरंगी सॉल्व करेगा. बड़े दिनों में आया आज, कहाँ था? घर घर की बड़ी याद आती है तुझे हैं? तो घर गया था तो ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकता? क्या हो गया था? मुस्कुराते हुए बता रहा है बुखार था. हैं? अब ठीक है. चलो, मैं तो कुछ और ही बता रहा था. ये बताया उसने मेरे को कुछ, तो मैंने इसलिए पूछा आपसे. चलो बढ़िया है. डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे ये हैं? हाँ भाई यश, कर दे सॉल्व.
एक जमूरा है हमारा पार्थ, वो कहाँ है? हैं? आएगा नहीं? क्यों? हैं? उसको बोलो सर बुला रहे हैं। क्या हो गया है? मतलब बताना, क्लास के बाद बताना। चलो ठीक है, उसको कॉल लगवाते हैं आज रिसेप्शन से, घर पे कॉल लगवाते हैं उसके। बजरंग प्राइवेट लिमिटेड एग्रीड टू सप्लाई गुड्स टू भागीरथी प्राइवेट लिमिटेड फॉर रुपीज 150 ऑन 23rd June. नेक्स्ट डे इट रिमूव्ड द गुड्स फ्रॉम इट्स फैक्ट्री एंड इशूड द इनवॉइस। अरे ऐसी की तैसी, जब रिमूवल हो गया कब? 24 तारीख को। 24 तारीख को जब रिमूवल हो गया, देखो साहब 1.5 लाख रुपए की पेमेंट आ गई। कैसे? अच्छा पेमेंट नहीं आई अभी, सॉरी, एग्रीड टू सप्लाई हुए हैं। अच्छा एग्रीड टू सप्लाई हो गए, ओके। एग्री टू सप्लाई से क्या हो जाता है? कोई फर्क नहीं पड़ता एग्री टू सप्लाई से। पेमेंट फॉर द गुड्स इज मेड बाय भागीरथी प्राइवेट लिमिटेड ऑन 15th July। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, किसी आदमी को आप एग्री कर लेते हो सप्लाई करने के लिए, वो ऐसे ही एग्री हो जाता है या वर्बली, या कुछ छुपा रहे हो आप? यहाँ पे छुपा रहे हैं, पैसे छुपा रहे हैं एक्चुअल में ना, ये बता नहीं रहे हैं एक्चुअल में। वैसे मैं को मतलब भी नहीं, हम जानना भी नहीं चाहते, छुपाओ कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं एग्री हो गया, लेकिन रिमूव कब हुए गुड्स? 24 को। तो टीओएस कब निकलेगा? खत्म बात, टाइम ऑफ सप्लाई ऐसे निकलेगा। ये पेपर की क्वेश्चन है सारे आपके, इसको भी करो जरा, क्विज टाइम। एग्रीड टू सप्लाई टॉयज टू गंगा प्राइवेट लिमिटेड, क्या लिखा है? हनुमान प्राइवेट लिमिटेड एग्रीड टू सप्लाई टॉयज टू गंगा प्राइवेट लिमिटेड फॉर रुपीज 150 on 23rd June and received advance of 1 lakh on the same day. Next day removed the goods from its factory and issued invoice on 25th June. बैलेंस पेमेंट 50,000 रुपए का 15 जुलाई को मिला। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द एडवांस ऑफ रुपीज 1 lakh and the balance payment of rupees 50,000 shall be 24 June, shall be the 24th June। किसी को कोई आपत्ति हो तो पूछ लो। डन? क्लियर हो गया सबको? आ जाओ सर। ये एक्सेस पेमेंट अप टू 1000 का स्यापा मैंने खत्म करवा दिया था आपको। मैंने कहा था अगर इनवॉइस के साथ 1000 रुपए तक की पेमेंट आ जाती है तो ऑप्शन है, जब इनवॉइस दोगे तब देख लेंगे। डन? चलो मैं अब तुम्हें फटाफट से 2 मिनट लगा के वाउचर पढ़ा रहा हूं, और वाउचर के बाद रेजिडरी केसेस पढ़ा रहा हूं, और वापस देन आई विल कम टू रिवर्स चार्ज। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है? आ जाओ। तो साहब अगला कॉन्सेप्ट हमारा आया वाउचर्स का। क्या कॉन्सेप्ट आया? वाउचर्स का। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स। एक थोड़ी कहानी ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें इसके लिए। एक दिन मेरे को कुछ टी शर्ट्स लेने थे, तो मैं गया ट्रेंड्स। अब क्या हुआ, 3500 के 2 टी शर्ट आए, 3500 रुपए के 2 टी शर्ट्स खरीदे गए, और उन्होंने मेरे को वाउचर्स दिए, 4 वाउचर्स दिए, जिनका टोटल वैल्यू बनता है अप्रोक्सीमेटली 1200 रुपए। 1200 रुपए उनका क्या बनता है? वैल्यू बनता है। सवाल नंबर 1, कोई भी सप्लायर वाउचर क्यों देता है? वाउचर एक तरीके का डिस्काउंट होता है, आप समझो बात को। क्या होता है? और ये कस्टमर को पोस्ट सप्लाई दिया जाता है। सप्लाई हो गई, हाथ हटा, ये हाथ हटा फेस से, हाँ सीधी बैठ। पानी पिलाओ रे इसको, पिलाओ पिलाओ पानी पिलाओ।
हाँ, तो सप्लायर जो है ना, ट्रेंड जो है, वो चाहता है कस्टमर दोबारा से रिपीट हो, कस्टमर दोबारा से आए। अब ये 1200 रुपए के जो वाउचर्स थे, मैंने तो, मेरे को मतलब तो टी शर्ट से था, मैंने घर जाके बैग रख दिया, उसमें से टी शर्ट निकाल ली, वाउचर उसी में पड़े रहे। अब वो वाउचर मैडम ने देखे, बोली यार ये नेक्स्ट शॉपिंग जब होगी तो थोड़ा जल्दी चलेंगे, ये 1200 एडजस्ट हो जाएंगे उसमें, समझ गए? तो एक तरीके का पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट हुआ कि नहीं हुआ? वाउचर होता है एक तरीके का कस्टमर रिटेंशन टूल। तो ट्रेंड चाहता है कि मैं दोबारा से शॉपिंग करने जाऊं, ये 1200 के लालच में। डन है? क्या होता है, ये आज की कमर्शियल प्रैक्टिस में आ चुका है। तो वेन एवर अ सप्लायर इशूड वाउचर, तो सप्लायर दो तरीके के वाउचर इशू कर सकता है, एक आइडेंटिफिएबल और एक अनआइडेंटिफिएबल। एक आइडेंटिफिएबल वाउचर होता है और एक अनआइडेंटिफिएबल। एक होता है जनरल वाउचर। जनरल वाउचर के अगेंस्ट में आप सप्लायर के यहां से कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। जैसे ट्रेंड के अंदर कपड़े भी मिलते हैं और मेकअप का सामान भी मिलता है ना, डिओड्रेंट्स भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, राइट? तो उन्होंने अगर मुझे जनरल वाउचर दे दिए 1200 रुपए के, तो मैं 1200 के बदले में कुछ भी खरीद सकता हूं, हाँ है ना? अब 1200 के बदले में मैं कपड़े भी खरीद सकता हूँ, डिओड्रेंट्स भी खरीद सकता हूँ, परफ्यूम भी खरीद सकता हूँ, कुछ भी, बेल्ट, पर्स, कुछ भी ले सकता हूँ। हाँ, क्लियर हुआ? अब आया सवाल नेक्स्ट। एक होता है आइडेंटिफिएबल वाउचर, जिसके अंदर वाउचर इशू करते समय सप्लायर मेंशन कर देता है कि जब आप अगली बार कपड़े खरीदने आओगे तो 1200 रुपए एडजस्ट कर लेंगे हम। तो अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल है तो डे 1 से क्लियर हो गया है कि 1200 रुपए के बदले में कस्टमर क्या खरीदेगा। डे 1 से क्लियर है, कपड़े खरीदेगा, हाँ है ना? और अगर वो अनआइडेंटिफाइड है तो जिस दिन कस्टमर आएगा उस दिन पता चलेगा कि वो क्या खरीदेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग? तो सवाल आया टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफिएबल वाउचर के केस में कब निकलेगा? द डेट ऑफ द इशू ऑफ वाउचर, आइडेंटिफिएबल के केस में, क्योंकि पहले दिन से क्लियर है कि ये वाउचर किसके लिए यूज होंगे, कपड़ों के लिए यूज होंगे। 1200 रुपए के कपड़े, एग्जाम्पल के तौर पे 18% का जीएसटी, तो 1200 रुपए पे 18% की जो लाइबिलिटी है वो उसी मंथ आ जाएगी जिस मंथ आपने इनको इशू किया होगा। और दूसरे वाउचर, टाइप ऑफ वाउचर दूसरा होता है क्या? अनआइडेंटिफिएबल। तो अनआइडेंटिफिएबल वाउचर उस दिन उसकी टाइम ऑफ सप्लाई बनेगी जिस दिन आप उसे रिडीम करने आओगे। रिडीम करोगे तो पता चलेगा क्या लिया है, और अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग रेट ऑफ जीएसटी है, तो टाइम ऑफ सप्लाई उसी दिन निकाला जाएगा जिस दिन वो वाउचर रिडीम किया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? खत्म भी हो गया, इतना सही था। वाउचर्स कंप्लीट हो गया, 12/4 फिनिश, इतना सही है। तो क्या कहता है 12/4? वाउचर दो तरीके के, आइडेंटिफिएबल, अनआइडेंटिफिएबल। आइडेंटिफिएबल है डेट ऑफ इशू ऑफ द वाउचर शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, अनआइडेंटिफिएबल है डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ द वाउचर। खत्म बात, लॉजिक के साथ अपने को समझ में आ गई बात। डन? चलो अब इधर आ जाते हैं साहब, एक बार नोट्स में से रीडिंग कर लेते हैं। आ जाइए जरा। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स। As commonly understood, voucher are the instruments that can be exchanged as a payment for goods or service of the designated value. As per the definition, voucher are the instrument that certain person, potential supplier, are obliged to accept as consideration, part or full, against the supply of goods, or the instrument or its related documentation set out the term and condition of use, the goods and the services covered, and identity of the potential supplier of such goods or service. As per 12/4, time of supply in case of vouchers exchangeable for goods is date of issue of vouchers. If voucher that is covers is identifiable at that point of time, or date of redemption
if voucher in any other case provision relating to the time of supply of voucher exchangeable for goods is एकदम क्लियर हो गया, हाँ या ना? हो गया। मैं ये 2 एग्जाम्पल्स आपको घर पे दे दूं पढ़ने के लिए, अभी पढ़ लोगे? अभी पढ़ लो, अभी रीड कर लो एक बार जल्दी से, फटाफट रीड करके आओ। कोई डाउट है तो पूछ लेना, एकदम जल्दी से रीडिंग करो इसका। हो गया? हो गया? एक डायग्राम दिया हुआ देख, फूड पासेस है, तो फूड पासेस में तो आप कुछ भी ले सकते हो, एनी फूड आइटम कैन बी परचेज फ्रॉम द फूड पासेस। तो सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफिएबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, हेंस द टाइम ऑफ सप्लाई इज द डेट ऑफ रिडेम्पशन। शर्ट कूपन है तो ओनली अ शर्ट कैन बी परचेज फ्रॉम द शर्ट कूपन। डे 1 से क्लियर था, तो डेट ऑफ इश्यू इसका क्या बनेगा? टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। क्लियर हो गया? एक बार 12.5 देख लें फटाफट, आ जाइए जल्दी से। 12.5 यहां लिखा है ऊपर, इस तरफ है, ये रहा यहां पे 12.5। 12.5 क्या कहता है? एक बार आप सिंपली रीडिंग करके आओ, फिर मैं एनालिसिस देता हूं आपको इसका। सिंपल रीडिंग करो एक बार आराम से। अच्छा, रीडिंग जब भी करो तो थोड़ा कॉमा वोमा को यूज कर लेना। डन? पढ़े एक बार, क्या लिखा है? Where it is not possible to determine the time of supply under the provision of subsection 2. And what was subsection 2? General case. Subsection 3, reverse charge mechanism. Subsection 4, a voucher का matter है. It is not possible to determine the situation or time of supply. Then in that case, there is a deeming provision 12.5. 12.5 is a deeming fiction. Deeming fiction का मतलब है they have created a notional time of supply. क्या बोल रहे हैं? Time of supply shall be in case where periodical return has to be filed. एक आदमी है नालायक नल्ला, कुछ नहीं मिला उसके पास,
लेकिन रिटर्न फाइल करी उसने, क्या फाइल करी, रिटर्न फाइल करी, तो द मोमेंट वो रिटर्न फाइल करेगा दैट डेट शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। डन, जिस दिन रिटर्न फाइल करी। एंड व्हाट इफ अगर रिटर्न भी फाइल नहीं करी, सो देयर इज अ पर्सन क्रिमिनल माइंडसेट, ना रिटर्न फाइल करी, ना रिकॉर्ड्स बनाए, ना पेमेंट करी, करी तो कच्चे में करी, कोई रिकॉर्ड नहीं था, पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया तो गवर्नमेंट ने कहा टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट, और डेट क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी इन एनी अदर केस, यानी कि अगर ऊपर वाला केस भी नहीं हो रहा, बी द डेट ऑन विच टैक्सेस। इस बात का मतलब आम आदमी नहीं समझ पाएगा। यार बंदा जब रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहा, तो आप उससे टैक्स की पेमेंट कैसे करवा सकते हो, कैसे करवा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पूछा क्लास से, बहुत प्यार से पूछा कि कौन ऐसा बच्चा है जो सीट पे ड्राइंग करता है, तो क्लास ने नहीं बताया मुझे, और जरूरी भी है, मुझे पता था आप नहीं बताओगे, बिकॉज पर्सनल इंटीग्रिटी नाम की एक चीज होती है, तो आपकी जगह मैं होता तो मैं भी नहीं बताता। फेयर इनफ। फिर मैंने मेरे विश्वसनीय सूत्रों से पूछा, जो मेरे विश्वसनीय सूत्र हैं क्लास में, मैंने उनसे पूछा कि बेटा कौन कर रहा है ये, उन्होंने भी नहीं बताया। उन्होंने कहा सर अपनी कसम खा के कहते हैं, हमें नहीं पता। चलो भाई कोई बात नहीं। फिर मैंने सीसीटीवी कैमरे की एनालिसिस करवाई तो टाइम लगा, लेकिन वो आदमी पकड़ा गया, पकड़ा गया। एक नहीं है, एक नहीं है, नहीं पूरी क्लास तो नहीं बोल सकते, बट 4 लोग आइडेंटिफाई हुए। तो फिर मैंने उनकी सिचुएशन को समझा, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मुझे पता चला जीवन में फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं, लाइफ में फ्रस्ट्रेशन है बहुत, और वो फ्रस्ट्रेशन कोचिंग की डेस्क पे निकल रही है। तो मैं ये कह रहा हूं 12/5 हमें क्या सिखाता है, 12/5 हमें यह सिखाता है कि हम होशियार हैं, टैक्स पेयर अक्लमंद हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2017 को कसम खाई थी, इंदिरा गांधी स्टेडियम में नरेंद्र मोदी जी ने खुले शब्दों में कहा था, ठीक, कि या तो आप लाइन पे आ जाओ, नहीं तो वी हैव लॉ का डंडा, अपन डंडे से लाइन पे लाएंगे, लेकिन आपको लाइन पे आना पड़ेगा। इस बात को इन्होंने, देखो ये धमकी है, सॉफ्ट धमकी है। इंडिया में किसी भी रेवेन्यू लॉ में इतनी सॉफ्ट धमकी कहीं पे नहीं लिखी, लाइन पढ़ते ही समझ आ जाता है कि धमका रहे हैं, हाँ है ना। ये जो 12/5 के क्लॉज बी में लिखा है, ये एक्चुअल में जेल में डालने की धमकी है। इन्होंने कहा है कि भाई अगर आप रिटर्न भी फाइल नहीं कर रहे हो ना, तो एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, तो आप अपराधी हो, तो आपको पकड़ने के लिए हम खुद आएंगे। तो इन्होंने कहा कि हम आपका टाइम ऑफ सप्लाई उस डेट को मानेंगे जिस डेट पे आप पकड़े जाओगे, और किसी को भी पकड़ना होता है तो उसके लिए सरकार को क्या करनी होती है, रेड करनी होती है। क्या करनी होती है, रेड करनी होती है, कि जिस दिन आपके ऊपर रेड हुई, हम जिस दिन आए उस दिन हम आपका टाइम ऑफ सप्लाई उसी दिन को मान लेंगे जिस दिन हम आएंगे। समझ गए, अरे बोलो।
12/5 यहां खत्म हो जाता है, इतनी बात लिखी है इसमें। 12/6 12/6 एक अच्छी बात कर रहा है कि देखिए साहब ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम लोग एक सप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरी दुकान से पृथ्वी कुछ सामान ले गया और मेरे को बोल के गया कि मैं 2 महीने में पैसे दे दूंगा आपको। मैंने भी दे दिया इसको सामान, मैंने कहा कोई नहीं यार, अपना आदमी है, कहाँ जाएगा है। तो भाई इसने, ये बायर है और ये सप्लायर है, इधर 50,000 रुपए का सामान बेचा गया, 3 महीने के क्रेडिट की बात हुई थी, 3 महीने में पैसे लौटा दूंगा मैं आपके। और मैंने कहा 3 महीने में पैसा नहीं लौटाया तो बताओ क्या होगा। बोला आप मेरे ऊपर 500 रुपए पर डे क्या लगा देना, पेनल्टी लगा देना, ऐसा ना लौटाने की 500 पर डे की पेनल्टी चार्ज कर देना आप मेरे ऊपर। 3 महीने बीत गए। 3 महीने बीतने के 2 दिन पहले मैंने इसको फोन किया, भाई इंतजाम कर ले 50,000 का, 500 की पेनल्टी है उसके बाद। तो इसने कहा 3 महीने बीत गए क्या। मैंने कहा नहीं। फिर फोन क्यों कर रहे हो। मैं अच्छा खासा सो रहा था, फालतू में जगा रहे हो आप, खुद भी परेशान हो रहे हो, मेरे को परेशान कर रहे हो। एवरीथिंग इज गोइंग गुड। 2 दिन बाद मैं आ ही रहा हूं शाम को, दे दूंगा पैसे। 2 दिन बीत गए, शाम हो गई, मैं वेट कर रहा था कि आएगा, है ना। तो मैंने स्टाफ को भी बोल के रखा था कि भाई आज पृथ्वी आएगा पैसे देने। इसको मैंने फोन किया 8 बजे के बाद, आ रहा है कि नहीं आ रहा है पूछ लेते हैं। इसका फोन स्विच ऑफ था, मैं समझ गया नहीं आएगा। फिर 15 दिन बाद इसने फोन उठाया, बोला मैं कहीं फंस गया था। अच्छा जी। मैंने इसको, कितना हो गया बताना जोड़ के, 70 प्लस 50,000 रुपए इसको भेज दिया। और मैंने इसे कहा 57,500 ले आना भाई। अब ये मेरे पास आया, 50,000 रुपए लेके आया। बोला सर छोड़ो यार 7500, क्यों पड़े हो चक्कर में, आप 50 ही ले लो। मैंने कहा यार तूने बोला तो था कि आप 500 रुपये पर डे ले लेना। बोला सर यार ऐसा मत करो, ये भी बड़ी मुश्किल से जुगाड़ के लाया हूं मैं, आप ये 50 पकड़ लो सर, लेने हैं तो ये 50 ले लो, चक्कर में मत पड़ो फालतू। मेरे को भी समझ में आ गया भाई ये बंदा पेनल्टी नहीं देने वाला। तो मैंने कहा इसको चल कोई बात नहीं, तेरी पेनल्टी को मैं क्या कर देता हूं, वेव ऑफ कर देता हूं। क्या कर देता हूं, वेव ऑफ कर देता हूं। पेनल्टी वेवियर कर दी मैंने इसकी। मैंने कहा कोई नहीं तू जा, छोड़ मत दे। क्या ऐसा हो सकता है कि पेनल्टी, इंटरेस्ट, लेट फी जो हमने किसी पेमेंट पे लगा रखा हो उसे वेव ऑफ कर सकते हैं हम, कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो वेव ऑफ हुई कि नहीं हुई ये कब पता चलेगा पहले ये बताओ। एट द टाइम ऑफ पेमेंट, पक्की बात है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने सेक्शन 15 पढ़ा था मेरे साथ, पढ़ा था। सेक्शन 15 के अंदर आपने मेरे साथ एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो मैंने आपको कहा था इसको छोड़ दो, टाइम ऑफ सप्लाई के साथ हैंडल करेंगे इसे। उसमें लिखा था कि अगर कोई लेट फी, इंटरेस्ट, पेनल्टी तुमने ली है तो वो तुम्हारी वैल्यू का हिस्सा बनेगी। किसका हिस्सा बनेगी, उसको वैल्यू में जोड़ा जाएगा, उसको वैल्यू में जोड़ा जाएगा। तो वैल्यू में जोड़ा जाएगा तो इसका मतलब उस पर भी टैक्स लगेगा, हाँ या ना। अब जरा एक बात बताओ मुझे, 7500 रुपए में इससे क्यों ले रहा हूं, इसी से पूछते हैं। बता भाई मैं तेरे से 7500 क्यों ले रहा हूं।
शाबाश। ये कह रहा है सर क्योंकि मैंने पैसे लेट दिए, तो कहीं ना कहीं कंसिडरेशन का एलिमेंट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? यहां पे आ रहा है, समथिंग इन रिटर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसे? सर मैंने इंतजार किया, मैंने एक्चुअली में बियर किया, इंतजार किया मैंने 15 दिन ड्यू डेट निकलने के बाद। इसने कहा आपके इंतजार की कीमत हम पैसे से चुकाएंगे। बोलो भाई हाँ या ना? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसने कहा 15 दिन 500 के हिसाब से 7500 रुपए पकड़ो आप। क्यों चीख रहे हो? लो पकड़ो अपना पैसा। तो अब ये 7500 मुझे जो आया, ये एक सेपरेट सर्विस के बदले आया कि नहीं आया? बिकॉज एनीथिंग यू हैव रिसीव्ड, तो या तो वो गुड्स के बदले में लिया है या तो सर्विस के बदले में लिया है। गुड्स क्या है? 2 क्लॉज 52 में क्लियरली मेंशन है। और मजे की बात 2 क्लॉज 102 में ये बताया गया है कि सर्विस जो है वो एनीथिंग अदर देन गुड्स है। तो ये ट्रांजैक्शन सर्विस अपने आप में क्वालिफाई हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो कायदे के अनुसार मुझे इससे 7500 प्लस जीएसटी लेना चाहिए, क्योंकि ये जो कंसिडरेशन आया है मेरे पास ये टैक्सेबल होगा जीएसटी में। होगा कि नहीं होगा? अब ये 7500 दे रहा है और मैं ले रहा हूं, जीएसटी मांगूंगा तो ये 7500 भी लेके भाग जाएगा। तो गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाया कि 7500 इंक्लूसिव जीएसटी है। इसलिए करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए याद करो, वैल्यू ऑफ सप्लाई जब आप निकालते थे तो जीएसटी कंपोनेंट हटाते थे कि नहीं हटाते थे? तो इसको डिवाइड बाई 1.18 कर देना। क्या कर देना? डिवाइड बाई 1.18 कर देना, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगी डिवाइड करने से? 7500 डिवाइड बाई 1.18, 6355 मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? 6355 मिलेगा। तो ये तो तुम्हारी वैल्यू में जुड़ेगा, हाँ है ना? और -7500 करूंगा तो जीएसटी का कंपोनेंट आ जाएगा 1144 या 46 ले लेते हैं। ये जीएसटी की कंपोनेंट है और जीएसटी की कंपोनेंट वैल्यू में जुड़ती नहीं है। लेकिन ये सब होगा कब? जब ये पैसा मुझे मिलेगा। एक बात बताओ, जब ये पैसा मुझे मिलेगा ही नहीं, ये आया बैठा अपनी दुविधा बताई, अपना संकट बताया है, तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, तो एक काम कर, छोड़ इसको, ऐसी की तैसी में जाने दे। 57 ये क्या बोलते हैं 7500, तो एक काम कर, तू मेरे को 50 दे दे, चल छोड़, खत्म। ये 7500 रुपये नीचे। तो जब मैंने वेव ऑफ कर दिया, काहे का वैल्यू? क्यों ऐड होगा वैल्यू में? और जब वेव ऑफ कर दिया तो किस बात का टैक्स दूंगा मैं? कौन सा? टाइम ऑफ सप्लाई। तो दोनों प्रोविजन एक दूसरे से इंटरलिंक थे। क्लियर हुआ आपको? देखो क्या लिखा है, आ जाओ यहां पे, देखो क्या लिखा है। कह रहा है कि देखो ऐसा है सर, टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो गया? किसको? तेरे को लग रही है? लग जान देना, हवा क्या हो गया? ठंड लग रही है? टाइम ऑफ सप्लाई टू द यार एक बात बताओ, तुम लोग आपस में एक दूसरे से बात कैसे करते हो? मतलब आंखों आंखों में समझ जाते हो क्या बोल रहा है? देवा, अपने यहां तो लैंग्वेज नहीं है यार, ये तू कहां से सीखा? आंखों आंखों में बात हो जाती है, क्या करना है? है? सही है यार, बहुत बढ़िया भाई। चलो सुनो, टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट it relate to an addition in the value, hello, in the value of, by the way of late fee or for delayed payment of any consideration shall be the date on which supplier receive such addition in the value, such addition in the value. Done? तो भैया अगर बी द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव, सुनो तो,
और अगर रिसीव नहीं करा, वेव ऑफ कर दिया तो, रिसीव नहीं करा, वेव ऑफ कर दिया तो क्या होगा? है बात खत्म। ना तो टाइम बनेगा और ना ही वैल्यू में जुड़ेगा। क्लियर हो गया? ये आपका 12/6 था। अब हमारा पेंडिंग बचा 12/3। पानी पियो, 12/3 पढ़ते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम पढ़ते हैं। बेटा मैंने ब्रेक नहीं दिया, जाओ। हो गया? चलो। सेक्शन 12 सबसेक्शन 13। आ जाओ आप लोग सब इधर। पूरी क्लास तो बाहर चली गई। जी देखना क्या लिखा है। ओए बैठ यार, जल्दी बैठ भाई, जल्दी बैठ। हम्म। आरसीएम का केस है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या कहानी है रिवर्स चार्ज की? हम्म।
एक सप्लायर है, और एक रेसिपिएंट है। ओके, और जो सप्लाई हो रही है गुड्स या सर्विस की, ये नोटिफाइड है अंडर सेक्शन 9(3). तो लाइबल टू पे टैक्स कौन है? रेसिपिएंट लाइबल टू पे टैक्स है गवर्नमेंट को। मेरा सवाल, 9(3) के किसी भी मैटर पे जब टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा, पहला सवाल किसके हैंड में निकाला जाएगा? बताओ सर। रेसिपिएंट के हैंड में निकाला जाएगा। रिकॉर्ड किसके लिए जाएंगे? इसकी जरूरत पड़ेगी क्या कभी? इसकी जरूरत पड़ेगी क्या कभी? पड़ेगी? आपको लगता है इसकी जरूरत पड़ेगी? क्या लगता है, जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ सकती है, लेकिन ये सेकेंडरी है। इसकी जरूरत पड़ सकती है पर ये सेकेंडरी मैटर है। प्राइमरीली हम पहले इसको पकड़ेंगे, इससे काम चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो इसको पकड़ेंगे। लेकिन इसे कब पकड़ेंगे? इसे प्राइमरीली पकड़ेंगे या सेकेंडरीली पकड़ेंगे? तो इसको प्राइमरीली पकड़ेंगे, तो सरकार इसके रिकॉर्ड्स देखेगी। आरसीएम के केस में यही तो लाइबल है, टाइम ऑफ सप्लाई इसी के यहां से तो निकलेगा, तो इसके यहां टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? तो भाइयों सुनो ध्यान से, इसने लिया होगा गुड्स या कोई सर्विस, सप्लायर से इसने लिया होगा, और सीधी सीधी बात है उसके लिए इसने इधर पेमेंट किया होगा। ऐसे ही तो चलता है बिजनेस। अरे चलता है कि नहीं चलता ऐसे? तो जब इसने गुड्स लिए होंगे तो इसने परचेज की एंट्री रिकॉर्ड करी होगी कि नहीं करी होगी? परचेज एंट्री डाली होगी कि नहीं डाली होगी? और परचेज के बदले में इसने पेमेंट एंट्री डाली होगी कि नहीं डाली होगी? पक्की बात है। तो अगर ये एंट्री आपको मिल जाती है तो टाइम ऑफ सप्लाई मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? सुनो, ना परचेज मिली ना पेमेंट मिली, तो ये कह रहा है जी अपन तो ऐसे ही करते हैं। तो अब आपको इससे पूछना पड़ेगा कि नहीं पूछना पड़ेगा कि भाई क्या हुआ था, बता, तू ही बता दे यार क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्या पोजीशन थी, कब हुआ ये सब, तू ही बता दे भाई, उसको तो बता नहीं रहा। आइए जरा पढ़िए एक बार। इन केस ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और लाइबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज, a time of supply shall be earliest of the following dates. Earliest of the following dates. Earliest पहला, date of receipt of goods। किसकी बात कर रहे हैं भाई? किसकी बात कर रहे हैं भाई? एंट्री ऑफ परचेज की बात कर रहे हैं। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, आप ऐसे ही ढूंढ रहे थे ना। Date of payment entered in the books of accounts of the recipient, आया ना? Date of payment entered in the books of accounts of the, तो अब पेमेंट की एंट्री ढूंढ रहे हो, और द डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट विच एवर इज। पेमेंट एंट्री में तो कंफ्यूजन हो सकता है ना, आपने चेक लिख दिया लेकिन अकाउंट से पेमेंट बाद में कटी, तो आपने चेक जिस दिन लिखा वो डेट और पेमेंट जब कटी वो डेट, उन दोनों में जो एलए हो गया हो। ओके की रिपोर्ट गाइस, अगर दोनों ही नहीं मिली तो पता क्या कह रहे हैं? अब हम जब ये, एक बात बताओ, जब यहां से कोई हेल्प नहीं मिलेगा, हमने परचेज एंट्री पूछी, उसने कहा नहीं किया, हमने पूछा पेमेंट करी, बोला नहीं किया, परचेज एंट्री भी नहीं मिली, पेमेंट एंट्री भी नहीं मिली, तो ये बता खरीदा किससे था? किससे खरीदा था ये बता? बोला जी उससे खरीदा था। उसके पास गए, उससे पूछा ये बता भाई फटाफट से कि सामान कब गया था तेरे पास से, तेरे यहां सेल के रिकॉर्ड है क्या? अब यार ये बहुत रिमोटली ऐसा होगा कि दोनों ही निकम्मे होंगे, आया ना? एक के पास तो कुछ तो मिल जाएगा ना। तो व्हाट दे सेड, यहां से देखना, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days from the date of issue of
or any other document by whatever name is called in lieu thereof by the, तो सप्लायर की जरूरत मुझे तब पड़ेगी जब रेसिपेंट बिल्कुल नल्ला निकम्मा होगा, ना परचेज एंट्री मिलेगी ना पेमेंट की एंट्री मिलेगी। सप्लायर के पास जाएंगे, भाई तूने इस आदमी को माल बेचा था, हमें पता चला है, कब बेचा था कुछ याद है क्या? हाँ है ना? उसको दो चार ऐसे थपेड़े लगाएंगे, याद है तेरे को? ओ कहेगा धुंधला धुंधला याद है। अरे धुंधला धुंधला नहीं, पूरा याद कर। आया याद? हाँ जी आया। बता। बोला जी मैंने कच्ची पर्ची निकाल के दी थी। कम ऑन, यहां इनवॉइस लिखा है, लाइबल टू इनवॉइस सप्लायर नहीं है। इनवॉइस क्यों लिखा है? कई बार सप्लायर खुद रजिस्टर्ड होता है, तो उस केस में देता तो इनवॉइस ही है ना, भले ही उस इनवॉइस पे टैक्स कौन भरता है। लेकिन अगर मान लो सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो इनवॉइस नहीं होगा, कोई बिल्टी होगी ना, होगी ना यार, कोई कच्ची पर्ची होगी ना तेरे पास, हाँ या ना? अभी कच्ची पर्ची तेरे पास होगी तो बता कौन सी डेट की है। तो बोला साहब ये डेट की है। बोला ओके, ये डेट में क्या जोड़ दो, ये डेट में क्या जोड़ दो, 30 डेज जोड़ दो। डेट में 30 डेज जोड़ते ही डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज यानी कि 31वां दिन आ जाएगा। अरे सुनो रे, आज में अगर मैं 30 जोड़ दूंगा तो 31वां दिन आएगा कि नहीं आएगा? तो यार कुछ बोल ही नहीं रहे हो। आ जाएगा। तो वो 31वां दिन तुम्हारे लिए क्या बनेगा आरसीएम का? कब? जब ना पेमेंट रिकॉर्ड में मिलेगा ना परचेज एंट्री मिलेगी। शिखा क्या सिखा रहे हो इसको? पढ़ लो भाई, बाद में कर लेना डिस्कशन। दीदी क्या पूछ रहे हो उनसे? कितने पैसे आए रक्षाबंधन पे? और जन्माष्टमी पे घर जा रहे हो कि नहीं, ये पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे हो दीदी? चारों से रटाना अपना एक बारी। हाँ क्या पूछ रहे हो? क्या? अच्छा मैथ्स पढ़ा बचपन में? तो आज में 30 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा? क्या लिखा है यहाँ पे? डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज। तो आज की डेट में 30 जोड़ोगे तो 31वां दिन निकल आएगा ना अपने आप से भाई, अगला दिन ना। आज क्या तारीख है? 13 में 30 जोड़ो भाई, 13 में 30 जोड़ोगे तो क्या होगा सर? 43 डेज आ गया। आप तो कह रहे हो 31वां आएगा। अरे बेशर्मो, 13 अगस्त में 30 डेज जोड़ोगे तो क्या बनेगा? दिन क्या बनेगा? क्या बनेगा? सितंबर 12 बनेगा ना। सितंबर 12 13 अगस्त का 31वां दिन है, कैलकुलेट करके देखो। आई समझ में बात? अरे कुछ गया दिमाग में? खत्म हो गया आपका गुड्स का केस। सर्विस के केस में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे मेरे को, एक ही केस पढ़ाना है, ठीक है? तो मैं फटाफट सर्विस का केस डिस्कस करूं आपसे। आ जाओ। क्लास कब तक थी ये? 1:30 बजे तक थी। आ जाओ। सर्विस का मैटर कहां पे है ये बताओ जरा। कहां है भाई? ये रहा। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस, इसको हम फटाफट से निपटाते हैं। और यही 2 सेक्शन थे इस चैप्टर में आपके। 13th सर्विस के लिए है। 13(1) कहता है लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ सर्विस शैल अराइज। यश बोर्ड पे देख ले भैया, तो हनुमान जी हैं ना, कोई आगे है ना पीछे है। पढ़ लेने दे इसको। कहां पढ़ रहा है तू? पढ़ने दे रहा है उसको? मैंने क्या करा? पढ़ ले भाई, एक ग्रुप है ना, ऑलरेडी खतरा लटका हुआ है तेरे सिर पे।
ठीक है, तो वैसे ही एक तो तू वैसे ही चिल है, ऊपर से सुपर चिल आदमी के साथ बैठा है, तो तू देख ले अब क्या होने वाला है? कभी कभी अलास्का जैसी फीलिंग देता है कि नहीं देता ये? सब ठीक है? क्या बाकी जैसे? अच्छा, चलो सुनो इधर। तो liability to pay tax on services shall arise at the time of supply determined in terms of the provision of this section 13 सेक्शन का 13(1) का प्रोविजन कहता है सर्विस के केस में लाइबिलिटी टू पे टैक्स अराइज होगी इस पर्टिकुलर सेक्शन के हिसाब से। यानी कि इसमें जो धाराएं लिखी हैं वो टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस के केस में डिटरमाइन करेंगी। पहला पॉइंट जो आपको ऑलरेडी आता है 13(4) सेम टू सेम है गुड्स के जैसा, मतलब वाउचर का मैटर है। सर्विस का वाउचर, आप गए सर्विस ली, वहां से कुछ वाउचर मिले, अब या तो वो आइडेंटिफेबल होंगे या आइडेंटिफेबल नहीं होंगे डेट ऑफ इशू पे। तो अगर डेट ऑफ इशू पे वो आइडेंटिफेबल है तो इशू की डेट मानी जाएगी टीओएस, अनआइडेंटिफाइड है तो रिडम्पशन की डेट मानी जाएगी टीओएस। खत्म, इतना सही था। 13(5) सेम लिखा है, बिल्कुल सेम। सर्विस का मैटर है, ना 2 लग रहा 13(2), 13(3) भी नहीं लग रहा आरसीएम, और 13(4) भी नहीं लग पाया, तो 13(5) बोला भाई देखिए ऐसा है, आप ये समझ लो कि जिस दिन आप रिटर्न फाइल करोगे उस दिन को मान लेंगे, और रिटर्न भी फाइल नहीं करोगे तो जिस दिन आपके ऊपर रेड होगी ना उस दिन को मान लेंगे। 13(5) डन। 13(6) सेम टू सेम। सर्विस के मैटर में आपने कोई वैल्यू ली, तो वो जो वैल्यू आपने ली इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस के नाम से, उसका टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ रिसीविंग माना जाएगा। क्या माना जाएगा? डेट ऑफ रिसीविंग माना जाएगा, हाँ है ना? डेट ऑफ रिसिप्ट शैल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, हाँ है ना? अगर वो पैसा मिल गया होगा तो डन, ओके की रिपोर्ट है। और अपना ये तो पहले ही खत्म हो चुका है, तो बचा क्या? 13(2) और 13(3). पहले मेरे को ये बताओ कि ये डाइजेस्ट हो सकता है जो मैंने बोला है? अब आप बोलोगे सर इतना इजीली कैसे कर सकते हैं, मतलब 4 सेक्शन में 4 मिनट भी नहीं लगी हमें, तो कुछ छोड़ दिया होगा आपने, तो है ही ऐसा, यही लिखा है। अब मैं उसको गाना गा के तो बता नहीं सकता आपको कि भाई थोड़ा टाइम लगा लें हम उस पर, बोलो ना। सो अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे ही समझेंगे। तो अपने को 13(2) पढ़ना है और 13(3) पढ़ना है, बस इसी में 2 में टाइम लगना है। ठीक, आ जाओ। तो पहले मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करता हूं 13(2). मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, गुड्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12(2) और 13(2) में अगर आप ये पूछोगे कि क्वेश्चन कहां से आएगा, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन आएगा 13(2) से। मतलब मेरी प्रेफरेंस ये है एज अ टीचर, अगर कोई मेरे को ऑप्शन देगी जी आप सवाल पूछ लो 13(2) और 12(2) में से, तो आई विल डेफिनेटली आस्क क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 13(2). डन, सर्विस वाला, बिकॉज दैट इज मोर प्रैक्टिकल देन गुड्स। कारण है जो सर्विस वाला है वो सर्विस टैक्स से आया है, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन सर्विस टैक्स का, सिमिलर एज इट इज, वर्ड टू वर्ड डिट्टो लिखा है। तो पढ़ तो रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई आप लोग, भाई आप लोग तो क्या ना, आप लोग तो टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हो। जैसे पितामह भीष्म महाभारत में जब खड़े हुए थे तो उन्होंने एक आदमी के आगे शस्त्र त्याग दिए, बोले मैं इस पे, अरे कृष्ण नहीं बेटा शिखंडी, बोले मैं इस पे प्रहार नहीं कर सकता। क्यों? बोला यार ये तो औरत है। बोला कैसे? तो एक्चुअल में वो उसका पिछला जन्म भी जानते थे नहीं? तो ये जो यहां सामने है ना, इसका पिछला जन्म एक्चुअल में सर्विस टैक्स में हुआ था और ये पुनर्जन्म हुआ इसका, तो इससे क्या रीबर्थ हो गया। जीएसटी में जब ये आया
तो रीबर्थ हो गया ये, तो ये इंटरेस्टिंग इसलिए बन गया, समझ गए आप? तो ये सर्विस टैक्स का पॉइंट ऑफ टैक्सेशन है, पोर्ट रूल है किसका? सर्विस टैक्स का। इसके जन्म की कहानी पता है मेरे को, 2012 में चिदम्बरम ने दिया था, और इन्होंने नया कुछ नहीं किया, उसी बात को उठा के जीएसटी में 2017 में चिपका दिया लोगों को। तो बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, वाओ टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस, बट ये एक्चुअल में क्या है? ये है सर्विस टैक्स का पोर्ट रूल। ठीक है, क्या कहता है? एग्जाम्पल से समझो। मैंने आपको सर्विस दी, क्या दी? सर्विस दी। एग्जाम्पल देते हैं, यश की शादी थी, इसने कैटरिंग वाले को बुक किया। क्या हुआ? वाई सो अमेज्ड? शादी नहीं होगी क्या? बस तो फिर नहीं, डरना तो ठीक है, मतलब डरना इज गुड, सोच समझ के करना। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं इसकी शादी थी, अज्यूम कर लेते हैं, इसने कैटरिंग वाले को बुक किया, और कैटरिंग वाला अपना कुलदीप को इसने बुक कर लिया। बोला भाई कुलदीप, शादी का पूरा अरेंजमेंट खाने का तेरे को देखना है। कौन देखेगा? अरे बात नहीं रे, कुलदीप हलवाई देखेगा शादी की पूरी कैटरिंग। ठीक है, अब मान लीजिए शादी थी 13 अगस्त की, आज की शादी थी, और सुबह के 4 बजे तारों की छांव में फेरे लग रहे थे। तारों की छांव में फेरे लग रहे थे, खाना पीना सब खत्म हो गया, कॉफी का काउंटर चालू था, कुलदीप की नजर यश पे थी, पैसे मिलेंगे। 5 लाख में बात हुई थी कि भाई 5 लाख रुपए मिलेंगे तेरे को, और जैसे मंडप होता है तो उसमें ना 4 पिलर बनाए जाते हैं, तो एक पिलर पे आके कुलदीप कमर लगा के खड़ा हो गया ऐसे, और यश को देख रहा है कि तू कब फ्री होगा। फिर यश ने फेरे वेरे ले लिए, उसके बाद विदाई का समय आ गया, कुलदीप यश के पीछे पीछे कि यार मतलब साइड में बुला के इसको पैसे के बारे में बोलूं कि भाई पेमेंट दे दे यार। फाइनली कुलदीप को मौका मिल गया, इसने यश के कान में बोला भैया पेमेंट करा दे, लेबर खड़ी है बाहर, सारों को मैंने यहां बुला लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, वो मेरे कपड़े फाड़ रहे हैं बाहर खड़े होके। यश बोला यार ये कोई टाइम है? तो देख नहीं रहा तेरी भाभी कितना इमोशनल हो रही है? ये पैसे मांगने का टाइम है कोई? चल खिड़की पे हाथ लगवा गाड़ी की। तो मेरे को ये बताओ, सर्विस के केस में क्या आपको सही में ऐसा लगता है कि सर्विस दी और पैसा तुरंत ले लिया, ऐसे होता है क्या? जनरली ऐसा नहीं होता, देयर इज अ टाइम। कुलदीप ने भाई को सर्विस दी, सर्विस देने के बाद भाई चला गया घर, ये तरीका होता है। वो घर चला गया इसको बोल के कि भाई अभी आप बिजी हो, निपटा लो काम, 1-2 दिन बाद मिलते हैं। ऐसे ही होता है भाई, आप काम निपटा लो, 1-2 दिन बाद मिलते हैं। मतलब आप सोचो यश के पीछे पीछे भाग रहा है ये पैसे के लिए, कितना अजीब लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? मतलब सोचो। अच्छा इधर इधर हलवाई भाग रहा है, उधर डेकोरेशन वाला, लाइट वाला, एक कॉर्नर पे लाइट वाला खड़ा है तेरे को लाइट वाला बोल रहा है अच्छा सुनो, एक कोने पे कमर लगा के बाजे वाला खड़ा है कि ये फ्री हो तो मैं पैसे मांगू इससे, हाँ है ना? और एक कॉर्नर पे खड़ा है बम वाला, पटाखे छोड़ रहा था ना जो, वो खड़ा है एक कोने पे, और सब के सब यश को देख रहे हैं। तो बताओ यश को कितना अनकंफर्टेबल लगेगा? लगेगा ना भाई? अरे लगेगा ना, बोलो लगेगा। तो एक्चुअल में तरीका क्या होना चाहिए, सिस्टम कैसा होना चाहिए? सिस्टम शुड बी लाइक दैट कि बंदा सर्विस ले ली, इसने भाग तो जाएगा नहीं, सर्विस ले ली, इसको थोड़ा समय दिया जाए कि यार ठीक है, मतलब 2 दिन बाद देख लेंगे, हाँ या ना? या हलवाई सर्विस देते ही बिल लेके खड़ा होगा? ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना। सर्विस देने के बाद बंदा उसको बिल देगा, थोड़ा समय देगा उसको कि ठीक है कोई बात नहीं, ये थोड़ा टाइम ले लेगा। तो व्हाट लॉ सेज, सर्विस के केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई एक
मैकेनिज्म से निकाला जाएगा। और मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म यहां लिखा है 13A कहता है, 13(2)(a) कहता है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर if invoice is issued within the period prescribed under section 31 or the date of receipt of payment whichever is। सब बात लिख दी। और मजे की बात सुनो, 13 सेक्शन में नोटिफिकेशन 66 2017 का कोई रोल नहीं होने वाला है। तो व्हाट दे सेड, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर if invoice issued within the prescribed period under section 31। अब तुम्हें लगेगा 31 फिर से पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ाऊंगा मैं बता दूंगा टाइम पीरियड क्या है। लॉ कहता है आपने ये बताइए सर्विस कब दी। बता भाई कुलदीप, सर्विस कब दी तूने? 13 अगस्त को। तो लॉ कहता है कि देख मैं तेरे को 30 दिन का समय देता हूं। कितने दिन? 30 डेज का टाइम है तेरे पास। कुलदीप को कहना, कुलदीप सर्विस प्रोवाइडर है। तो भाई कुलदीप देख तेरे को 30 दिन का टाइम दे रहा हूं, तो इनवॉइस इशू कर लियो। ठीक है, 30 दिन का टाइम समझते हैं, मतलब एक मैनेजेबल टाइम पीरियड है। तो 13 अगस्त को सर्विस दी, 30 दिन का समय दिया गया। 30 दिन के अंदर अंदर अगर इसने इनवॉइस इशू कर दिया तो डेट ऑफ इनवॉइस उठा लिया जाएगा। ये है डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस के विद इन 30 डेज, क्या बोला मैंने? विद इन, सप्लायर को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अच्छा सर, और अगर 30 दिन के बाद ये इनवॉइस इशू करता है तो उस इनवॉइस की कोई रेलेवेंस नहीं होगी। वो इनवॉइस किसी काम का नहीं है, वो साहब डेड बॉडी है। क्या है वो डेड बॉडी है। डन। तो वो कह रहा है डेट ऑफ इनवॉइस, अगर तूने प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर इनवॉइस इशू कर दिया तो। हाँ या ना सर? अगर प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर इनवॉइस इशू नहीं किया तो इसने दिमाग लगाया, टाइम ऑफ सप्लाई पोस्टपोन करने के चक्कर में इसने 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू। सरकार ने इससे पूछा बाबू ये बता सर्विस कब दी थी, बताना जरा। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या था तेरा? बोला 13 अगस्त। अच्छा, पेमेंट कब आई? बोला पेमेंट तो सितंबर में आई थी। ठीक है, तेरा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा 13 अगस्त। क्या समझे? अगर सप्लायर टाइम ऑफ सप्लाई को पोस्टपोन करने के चक्कर में 30 दिन के बाद इनवॉइस इशू करने की कोशिश करेगा तो डेट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विस को टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। बात समझ आई? सर एग्जाम्पल से समझते हैं, बोर्ड पे देखना। एग्जाम्पल के तौर पे जिस दिन सर्विस दी गई वो डेट थी 14 फेब 2025। लॉ कहता है कि आपको इस डेट से 30 दिन का समय दिया जा रहा है। कितना समय दिया जा रहा है? 30 डेज का टाइम दिया जा रहा है। कितने दिन का? 30 दिन का। भैया 30 डेज कहां खत्म होंगे? 30 डेज कहां खत्म होंगे? तो यू आर सेइंग 16 मार्च तक इनवॉइस इशू कर देना भाई। बंदा प्रो प्लेयर है, इसने 20 मार्च को इनवॉइस इशू किया। 20 मार्च को इनवॉइस इशू किया इसने। तो इन्होंने कहा इस केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा ये वाली डेट और आपकी डेट ऑफ पेमेंट। क्योंकि डेट ऑफ पेमेंट के बिना काम बनेगा नहीं ना, तो डेट ऑफ पेमेंट ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। डेट ऑफ पेमेंट है 18 मार्च। तो ये डेट और ये डेट विच एवर इज, तो बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? पक्की बात है 14 फेब विल बी द डेट। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगर इस बंदे ने मान लेते हैं इनवॉइस इशू कर दिया 20 फरवरी को, तो ये डेट और ये डेट विच एवर इज अर्लियर ले लेंगे। अरे बोल ही नहीं रहे हो। क्लियर है ना बात?
यानी कि अगर ये डेट क्रॉस होती है, 30 डेज क्रॉस होता है, तो हम सीधे इस पॉइंट पे आ जाएंगे। पक्की बात है। एक और सवाल है, इसने इनवॉइस तो इश्यू कर दिया कब, 20 फरवरी को, लेकिन पेमेंट ले ली थी 12 फरवरी को ही। पेमेंट कब ले ली थी, 12 फरवरी को ही पेमेंट ले ली थी, तो एडवांस मिल गया था। नोटिफिकेशन 66 का कोई रेफरेंस है यहाँ पे, कोई इन्फ्लुएंस है, नहीं है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, 12 फरवरी विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। तो मेरे को ये बताओ 30 दिन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। 30 दिन को सब्सटीट्यूट कर देंगे 45 दिन में निखिल, 30 दिन को सब्सटीट्यूट कर देंगे 45 दिन में, अगर बैंकिंग कंपनी का केस होगा तो। बैंकिंग के केस में भाई उनके यहाँ ट्रांजैक्शंस ज्यादा होते हैं, इसलिए उनको 15 दिन एक्स्ट्रा दिए गए, समय उनको थोड़ा एक्स्ट्रा दिया गया। तो बैंकिंग के केस में 30 की जगह कितना देखना है, और नॉर्मल केस में कितना देखना है। प्रोविजन क्या बना, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पक्की बात है, बेसिक रूल है। इनवॉइस की डेट क्या मानी जाएगी, अगर इनवॉइस इशू हो गया होगा विद इन 30 डेज तो इनवॉइस की डेट ले लेंगे, इनवॉइस इशू नहीं हुआ होगा विद इन 30 डेज तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस को उठा लिया जाएगा। पक्की बात है। उसको कंपेयर किया जाएगा किससे, डेट ऑफ पेमेंट से। पक्की बात है, समझ आ गई क्या बात आपको। चलो जी साहब आगे पढ़ो। ये देखो क्या लिखा है, केस ही क्लियर हो गया, पूरा खत्म ही कर दिया हमने केस। यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा है, डेट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विस इफ इनवॉइस नॉट इशूड विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन, और द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज। पहले वाले केस में लिखा है डीओआई और डीओपी, डीओआई और जो भी काम पहले हुआ हो, बोलो हाँ या ना। दूसरे केस में लिखा है डीओपीओएस, डेट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विस, और डीओपी विच एवर इज अर्लियर। ये कब देखोगे साहब, ये कब देखोगे, जब ऊपर वाला बात नहीं बना होगा तो, बोलो हाँ या ना। लास्ट केस लिखा है डेट ऑन विच रेसिपिएंट शो द रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन केस वेयर द प्रोविजन ऑफ क्लॉज ए और क्लॉज बी दोनों ही एप्लीकेबल नहीं हो रहे। ये लो साहब, ना तो इनवॉइस इशू हुआ, ना सर्विस कब दी थी ये पता, मिल ही नहीं रही, डेट ही नहीं मिल रही, और ना पेमेंट का रिकॉर्ड है। तो अब क्या करेंगे साहब, तो अब ये बताओ भाई, तुमने सर्विस अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड करी थी, ये तो बता दो। ये बता दोगे तो क्या होगा, टाइम सप्लाई निकल आएगा। तो आप ये बताओ, क्लॉज ए और क्लॉज बी अगर नहीं लग पाया तो क्लॉज सी से निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे। अब कुछ और कहानी सुनाइए, देखना आपको पहले से आती है क्या स्टोरी जो ये सुना रहा है, देखना देखना स्टोरी आती है क्या आपको पहले से। 1000 रुपए वाली स्टोरी है क्या, 1000 रुपए तक अगर कुछ आया होगा तो, जो एडवांस में 1000 रुपए तक आ जाता है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसके लिए जब इनवॉइस बनाओगे तभी आप क्या कर लोगे, तभी क्या कर लोगे, टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर लोगे। ऐसा ही लिखा है, अरे बोलो ना दोस्तों, ऐसा ही लिखा है कि आप तभी टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर लोगे। आगे देखना क्या लिखा है, डेट ऑफ पेमेंट पे कुछ चर्चा हुई है क्या, देखना एक्सप्लेनेशन 2 में देखना। 1 तो कुछ नहीं है, 1 में तो ये लिखा है जितना इनवॉइस बनाओगे उतना ही कवर माना जाएगा। डेट ऑफ पेमेंट पे कुछ चर्चा हुई है क्या, क्या ये बात ऑलरेडी पता है आपको कि डेट ऑफ पेमेंट अगर निकाली जाएगी तो हम ये देखेंगे कि बुक्स में से पेमेंट कब कटा है रेसिपिएंट के केस में, और सप्लायर के केस में उसकी बुक्स में पेमेंट कब आया है। चेक करो, डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का मतलब है डेट ऑफ एंट्री और डेट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज। खत्म बात, सर्विस का नॉर्मल केस ओवर हो गया। एक बार रिवाइज करो मेरे साथ, सर्विस का नॉर्मल केस 13(2)(a कहता है डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज। अगर इनवॉइस टाइमली इशू नहीं हुआ होगा तो डेट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज। ए और बी नहीं लगेंगे तो ये देखेंगे बुक्स में एंट्री कब हुई थी, उस डेट को मान लेंगे क्या, टाइम ऑफ सप्लाई। खत्म बात। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 13(3) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का केस है। 9(3) की एक्सक्लूसिव सर्विस का मैटर है, एडवोकेट की सर्विस, स्पॉन्सरशिप की सर्विस, वो सब पढ़ी थी हमने 9(3) में, उन्हीं का केस है। अगर आप मेरे से फॉर्मूला पूछोगे तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, वहां 31वां दिन क्या था, टाइम ऑफ सप्लाई, यहां 30 दिन एक्स्ट्रा दिए गए, तो यहां पे 61st डे विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। आ जाइए सर,
in case of supply in respect of which tax is paid or liable to be paid on reverse charge, the time of supply shall be the earlier. Time of supply shall be the earlier of the following dates. Date 1, date of payment entered in the books of accounts of the recipient, or date on which payment debited in the बैंक अकाउंट विच एवर इज. भाई हम रिकॉर्ड किसके देखेंगे? रेसिपिएंट के. तो रेसिपिएंट ने पेमेंट की एंट्री कब करी, ये देख लेंगे, हाँ या ना, और ये देख लेंगे. अच्छा सर, अगर ये नहीं मिलता तो क्या होगा? तो 30 की जगह क्या ले लेंगे भाई? 31वां दिन उस केस में, गुड्स के केस में माना था. द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज. वहां 30 थे, या जस्ट डबल है कितना? तो यहां पे आ जाएगा 61st डे. अब बच्चे कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं, लॉ में तो 61st नहीं लिखा ना सर, लॉ में तो डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज लिखा है. तो 60वां दिन मानिए ना. अरे नहीं रे, इसका मतलब समझो, इमीडिएटली फॉलोइंग 60 को फॉलो करता है क्या? 61st. सो 61st डे विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. ठीक है ना? फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट जो हमें सप्लायर के रिकॉर्ड से मिल गया है. हाँ या ना? समझ में आ गई बात आपको? आखिरी पॉइंट है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस का, रीड करिए जरा एक बार. प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ एनी सप्लाई by associated enterprises where supplier of service is located outside, इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई shall be the date of entry in the books of the recipient of the supply or date of payment whichever is. अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस आपकी बाहर है, उससे आपने कोई सर्विस ली है, तो वो सर्विस आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड हुई है, और अगर आपने उसके लिए पेमेंट दी है तो कब दी है? डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. ये आपका सर्विस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई की कैलकुलेशन थी. आ जाइए फटाफट क्वेश्चंस पे, आ जाइए फटाफट इसके. क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए. आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप करेक्ट आंसर निकाल के देंगे मुझे. निकाल देंगे? कैलकुलेट करिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर. 5 का आंसर कैलकुलेट करिए.
हो गया क्या? बताओ जरा एक बार कैसे कैसे निकालना। एक मिनट। बुकिंग ऑफ कॉन्वोकेशन हॉल, सम एग्रीड कितना 15, एडवांस कितना मिला 6 तारीख को, 6 मई 3,000 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगा। सितंबर 15 को फंक्शन हो गया है, ये है डेट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विस। विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू नहीं हुआ है, हुआ है नहीं हुआ, तो डेट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस 12,000 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 15 सितंबर। 6 मई होगा 3,000 के लिए, हाँ 3,000 के लिए 6 मई होगा। अरे जितना पेमेंट मिला उतने का ही तो कर दोगे, तो एडवांस मिला उतने का टाइम ऑफ सप्लाई 6 में, और बैलेंस का 15 सितंबर। आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है और 7th को सॉल्व करना है। ये जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं तो देखनी है, बैक साइड पे आओगे नीचे, यहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में ये सारे आप लोग करके आएंगे रजिस्टर पे, मैं रजिस्टर पे चेक करूंगा आपका, ठीक है। और हमारा अगला चैप्टर हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। अभी ब्रेक है बीच में नहीं?